हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर तक हम लोगों ने बात कर ली थी। हम लोग जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक पूरे के पूरे नोटबुक के एक पेज पे आप लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है वो बना के रख लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपको बाद में भी लिखने के लिए काम आएंगे। तो हम बात करें यहाँ पे कि आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी नोटबुक में बना ली है, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप लोग ढंग से समझते हुए चलोगे तो आपको लिखने में इजी रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन, जिसको हिंदी में वक्राणु कहा जाता है, नेफ्रॉन है वो किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, जिसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहेंगे। तो सबसे पहली लाइन तो आप ये लिख दो। उसके बाद में जब आपने पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है तो इस डायग्राम के सारे पार्ट्स आप लोगों ने लिखे हैं, तो एक बार आपको ये सारे पार्ट्स है वो ध्यान में आ गए होंगे। तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नेफ्रॉन की लंबाई वगैरह भी दी रखी है कि नेफ्रॉन है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एक कुंडलित संरचना है। इस कुंडलित संरचना को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ये जो दो भाग है, ठीक है, मतलब लाइन से लिखना शुरू कीजिए, आप लोग एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे नेफ्रॉन है दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है मैल्पिजियन बॉडी और एक होता है सेक्रेटरी डक्ट्स। इसमें हम बात करें कि मैल्पिक इकाई और स्रावी जो भाग है ये भी आगे आगे अलग भागों में डिवाइड होकर रहता है। तो मैल्पिजियन बॉडी है वो दो भागों में डिवाइड है, बॉमन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस, जिसको केशिका गुच्छ या बॉमन संपुट कहा जाता है। तो हम यहाँ बात करें ये जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है वो क्या बनाता है, मैल्पिजियन बॉडी, जिसमें ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो प्यालेनुमा संरचना है, ये संरचना ये क्या कहलाती है, बॉमन कैप्सूल। और इसके अंदर ये जो जाल बना हुआ है धमनिकाओं का, बहुत सारा जाल, आर्टेरियोल्स का बहुत सारा जो जाल बना हुआ है, इस जाल को क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। तो आज हम लोग इन सब की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। डायग्राम आप लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, जिसे ड्रॉ नहीं कर रखा तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके पहले देख लीजिए, अदरवाइज फिर ये डायग्राम है, क्योंकि मैं कल जो उस दिन जो डायग्राम बनाना बताया था वो मैं आज नहीं बताने वाली, आज मैं सिर्फ इसकी थ्योरी समझाऊंगी, ठीक है। फिर मैल्पिजियन बॉडी को इन दो भागों में डिवाइड करते हैं और ये दोनों के दोनों भाग कौन से हिस्से में, कॉर्टेक्स हिस्से में। मैंने कहा था एक लाइन खींचिए, कॉर्टेक्स हिस्से में आपको ये बनाना है, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो स्रावी भाग रहेंगे, इसके जो सेक्रेटरी पोर्शंस है ये कौन सा है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में डीसीटी, जिसको हम लोगों ने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिखा था। फिर हेलिस लूप और कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये वाले जो दोनों हिस्से हैं जो स्ट्रेट है, ठीक है, मैंने आपसे क्लियर किया था कि ये जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है ये कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। और जितने भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है, टिपिकल स्ट्रक्चर्स रहेगी वो कहाँ पाई जाएगी, कॉर्टेक्स। और पीसीटी और डीसीटी भी कहाँ पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग ये मैल्पिजियन बॉडी के भागों की चर्चा करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बॉमन कैप्सूल के बारे में। बॉमन कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, कैसा है, प्यालेनुमा संरचना है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कप शेप पाया जाता है, प्यालेनुमा पाया जाता है। उसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक वॉल तो ये हो गई इसकी, ठीक है, और दूसरी वॉल आपकी ये होगी। तो यहाँ पे आपको ये क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर मिलेगी। यहाँ पे डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, किसकी बनी हुई है, दो भित्तियां वो किसकी बनी हुई है, कौन से सेल्स की बनी हुई है, तो आउटर और इनर मैंने दोनों अलग लिखी है। आउटर लिखी है वो है स्क्वामस सेल्स की, स्क्वामस सेल्स के मतलब शेल की उपकला की बनी हुई है। इनर है वो पोडोसाइट की, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या रहेंगी, पोडोसाइट्स रहेंगे। ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का कि पोडोसाइट है वो कहाँ पाई जाती है, या पोडोसाइट है वो होती क्या है। तो पोडोसाइट एक स्पेशल टाइप के ऐसी सेल्स है जिन सेल्स के बीच में स्लिट पोर पाया जाता है, मतलब जो स्पेस पाया जाएगा उसको बोला जाएगा स्लिट पोर। और जिससे क्या करेगा, जो ब्लड है वो छन के आता रहेगा, जो फिल्ट्रेशन का या निशंदन का जो काम कर रहे हैं वो होती है पोडोसाइट सेल्स। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आउटर सेल है और इनर सेल्स है, पोडोसाइट्स है वो इनर सेल्स में पाई जाएगी, जो क्या करेंगी, इसको यहाँ से ब्लड को छानने का काम करेगी, ठीक है। इसमें स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको छानने का, फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। आपको ग्लोमेरुलस है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब ग्लोमेरुलस में हम लोगों ने जब किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो रेनल आर्टरी और एक रेनल वेन। रेनल वेन तो हाइलम से बाहर जा रही थी, रेनल आर्टरी वो कहाँ आ रही थी, अंदर आ रही थी। अब रेनल आर्टरी क्या कर रही है, लीवर से यूरिया को लेके आने का काम कर रही है। अब यूरिया को लेके आएगी तो लेके कौन से आएगी, एफरेंट, अभी वही, और यहाँ से
छलने के बाद में ब्लड किसमें निकल जाएगा, इफरेंट। इफरेंट को बोलेंगे हम लोग अपवाही। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, कैपिलरी स्टफ्ड नेटवर्क है। कैपिलरी स्टफ्ड नेटवर्क का मतलब हुआ कि बहुत सारी केशिकाएं मिलकर एक जाल बना रही है, बहुत सारी केशिकाएं मिलकर एक जाल का निर्माण कर रही है। इसी जाल को क्या कहा जाता है, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब इस ग्लोमेरुलस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, एफरेंट और इफरेंट, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। ठीक है, अब धमनिका जिसको बोल रहे हैं आर्ट्रियोल हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों धमनियां हैं वो है किसका पार्ट, आर्टरीज का ही पार्ट है, जो धमनिका ही पार्ट है। ठीक है, अब इनमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें ब्लड इन हो रहा है, इसमें ब्लड आउट हो रहा है। ठीक है, मैंने थ्योरी में भी लिख दिया, आपको यहाँ डायग्रामेटिकली भी समझा दिया। उसके बाद में आपको डायमीटर ध्यान में रखना है। डायमीटर किसका ज्यादा होगा, एफरेंट का ज्यादा होगा, इफरेंट का वो कम होगा। ठीक है, तो मैंने डायमीटर के लिए भी यहाँ पे ये ग्रेटर देन का निशान लगा के रख दिया। फिर मैंने आपसे कहा था कि वो जो उलझी हुई स्ट्रक्चर थी, तो इफरेंट क्या करेगी, यहाँ से इसको पूरा कवर करने का काम करेगी। जो पूरा कवर करने का काम थी वो क्या थी, परिनलिका केशिकाएं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क। ठीक है, अभी क्या कुछ बच्चे हैं वो एकदम नए जुड़ रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैं पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा है, आप लोग ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैम इंग्लिश चल रहा है, मैम हिंदी चल रहा है, दोनों मीडियम साथ में चल रहे हैं। स्टार्टिंग तो मैंने सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए की थी, लेकिन इंग्लिश मीडियम है वो भी साथ में चल रही है। तो मैं दोनों वर्ड्स बोल रही हूँ। जहाँ आपको ऐसे लगा कि भाई मैम आपने लिखा तो इंग्लिश ही है, आप हिंदी कैसे बता रहे हो, तो हिंदी मैंने बोला है ना, परिनलिका केशिका, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा नोट्स में रेगुलरली डाल रही हूँ आपको, तो नोट्स में आप लोग पढ़ लीजिए। जो मैंने यहाँ पे जितना भी मटेरियल लिखती हूँ वो इनफ है आपको नोट्स बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो आप थ्योरी लिख के आओगे, ऐसे थोड़ी हो कि मैम ने तो हमें फ्लो चार्ट में समझा था, हम लोग तो फ्लो चार्ट ही लिखेंगे। आप लोग समझो, एग्जामिनर को बोलोगे भाई आप लोग समझो कि इसके दो भाग है, समझो, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर के लिए आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ समझने का एक पोर्शन रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वो इसको पीसीटी को, डीसीटी को और हेनले लूप को कवर करने का काम करेगा। फिर यदि यहाँ पे यदि पैरेलल चलती है, ठीक है, इसके पैरेलल चलेगी या समानांतर चलेगी, तो उसको वासा रेक्टा कहेंगे। ठीक है, वासा रेक्टा लिख दिया मैंने। वासा रेक्टा ही मिलके क्या बनाएगी, रेनल वेन्यूल्स बनाएगी। जैसे यहाँ पे आर्टरियोल्स है, उसी टाइप से यहाँ पे क्या होगी, वेन्यूल्स होगी, शिरिकाएं होगी। अब ये शिरिकाएं है, ये रेनल वेन बनाएगी, और रेनल वेन कहाँ से आउट हो जाएगी, हाइलम वाले हिस्से से आउट हो जाएगी। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोगों को बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है वो समझ में आ गया होगा। फिर जो डायग्राम में आपको और चीजें ऐड करनी है वो ऐड कर लीजिए आप लोग, ये चीजें आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ से इस फोटो को देख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको जो आगे के पार्ट बनाती हूँ तो उस टाइम मैं आपको साथ साथ में समझा दे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके स्रावी भागों के बारे में, सेक्रेटरी पोर्शंस के बारे में। सेक्रेटरी पोर्शंस में सबसे पहला आता है पीसीटी। यहाँ आप देखिए कि आप लोग यहाँ तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके। अब यहाँ से आपको जो नाम और ऐड करने हैं वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो पीसीटी था जिसमें माइक्रोविलाइज बहुत सारी बनाई थी, यहीं पे आपको HCO2, NaCl, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, K+, तो ये क्या करना है आपको आउट करते हुए बनाने हैं। ठीक है, और H+ और NH3 को यहाँ पे इसके अंदर प्रवेश करते हुए दिखाना है। तो ये इतना पोर्शन है, उसके नाम आपको समझ में आ जाएंगे। थ्योरी में समझा देती हूँ। जो ये पीसीटी है कौन से पोर्शन में पाया जाता है, कोर्टेक्स पोर्शन में पाया जाता है। आपको दिखाई दे रहा है कि कोर्टेक्स पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद में लाइन बाय ब्रश बॉर्डर सिलियरी क्यूबोइडियल एपिथेलियम। सिलियरी का मतलब होता है जिसमें सीलियास प्रेजेंट होता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सीलियास प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सिलियरी। क्यूबोइडल का मतलब होता है घनाकार, पक्ष में भी घनाकार उपकला की ये पूरी की पूरी बनी हुई है जो डक्ट है। उसके बाद में इसमें माइक्रोविलाइज पाए जा रहे हैं, इसमें सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं जो इसका ब्रश बॉर्डर बनाने का काम कर रहे हैं। अब माइक्रोविलाइज हम लोगों ने पढ़ा है कि आंत्र में सबसे ज्यादा माइक्रोविलाइज थी इंटेस्टाइन में, जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो माइक्रोविलाइज क्या कर रही थी, इंक्रीज एरिया बढ़ा रही थी, किसका, एब्जॉर्प्शन का, मतलब अवशोषण का जो इंक्रीज एरिया है सरफेस एरिया, उसको इंक्रीज करने का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है, क्यों एब्जॉर्प्शन क्यों आवश्यक है, अवशोषण है वो वापस क्यों आवश्यक है, पुनर्अवशोषण जो बोला जाता है। तो पुनर्अवशोषण का ये हुआ कि जो ब्लड है, तो ब्लड यूरिया को लेके आ रहा है। यूरिया हमारे लिए क्या है, वेस्टेज है, लेकिन यूरिया के साथ में ब्लड को थोड़ी पता है कि मैं सिलेक्टिव से लेके जा रहा हूँ, ये काम तो किडनी करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है
कि वो मतलब जो यूजफुल मटेरियल है उसको भी लेके साथ में घूमती भी होती है। तो साथ में लेके घूम रही होती है तब क्या करती है किडनी कि भाई रुक जा, तेरे को जो सारा काम है ये सारे का सारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीऑब्जर्व हो जाएगा। खाली यूरिया है वो कहाँ तक पहुंचेगा, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे 70 to 80% सबसे ज्यादा रीऑब्जर्वेशन है वो होता है हमारे यहाँ पीसीटी वाले पोर्शन पे। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा माइक्रोविलाइज भी यहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इन लार्ज नंबर, आपको ध्यान में है ही कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी रीऑब्जर्वेशन में, यहाँ पाई जाएगी। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर्स हैं, इनका सबसे ज्यादा रीऑब्जर्वेशन यही होगा। उसी के साथ में पीसीटी आल्सो हेल्प इन मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड में सबसे ज्यादा आयनिक बैलेंस और यहाँ पीएच का बैलेंस करने का भी काम यहाँ किसका है, H+ NH3। यहाँ पे ये अमोनिया और वाटर है वो उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हेनलेज लूप की। हेनलेज लूप कहाँ पहुंच जाता है, मेडुलरी रीजन में। कहाँ पहुंच जाता है, मेडुलरी रीजन में। उसके बाद में ये सबसे कम रीऑब्जर्वेशन करेगा, सिर्फ 5%। इतना लंबा स्ट्रक्चर होने के बाद में भी ये सिर्फ 5% इसका रीऑब्जर्वेशन करेगा। यू शेप्ड पाई जाएगी, मेडुलरी में पाई जाएगी। और क्या करेगी ये, यहाँ पे जो मेडुलर में भरा हुआ, क्योंकि ये वाला हिस्सा कौन सा था, पिरामिड वाला हिस्सा था। तो पिरामिड वाले हिस्से में क्या हो जाता है कि मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑस्मोरेगुलेरिटी को कंट्रोल करने का काम करेगा। ऑस्मोरेगुलेरिटी कंट्रोल कैसे करेगा कि यहाँ से जो वेस्टेज मटेरियल है वो यहाँ से उतर रहा है और यहाँ की साइड में वो चला जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ऑस्मोरेगुलेरिटी को कंट्रोल करने का काम ऐसे होगा कि यहाँ पे देखिए कि जो ये वाली लिम्ब है, इस लिम्ब को क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये है कंसंट्रेट फिल्ट्रेट। कंसंट्रेट फिल्ट्रेट का मतलब ये पानी की दर को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो किसका हो रहा है, H2O का। तो आपको ध्यान में रखना है जो डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग में ये H2O के लिए पारगम्य होती है, परमेएबल होती है, ठीक है। तो ये H2O को कर लेगी। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो लिम्ब है असेंडिंग, ये क्या होगी, इनपरमेएबल होगी। इसमें H2O का पारगम्य नहीं होगा, H2O यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइट से, जो मैंने यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट फिल्ट्रेट और रिमूव इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl निकल रहा है लेकिन H2O है वो इस साइड में। अब देखिए यहाँ पे जो असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है, तो मैंने यहाँ से इसके जो 5-6 खंड पाए जाते हैं, तो ये जो 3 से 5 खंड है वो कैसे होते हैं, यहाँ पे मोटे, फिर ये संकरे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये स्टार्टिंग में नैरो है, इसके 2 खंड ही बोले जाते हैं, एक पतला और एक मोटा खंड बोला जाता है, थिन और थिक। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड को ऑस्मोरेगुलेट है उसको कैसे करने का काम कर देगी। तो ऑस्मोरेगुलेट करने का काम है वो इस टाइप से करेगी कि यहाँ से जैसे जैसे फ्लूइड उतर रहा है तो इसकी क्या सांद्रता रहेगी, 300, 400, 800, देन 1200 तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम वापस ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा, 1000, 800, 400। तो इस टाइप से ये इसको क्या कर रही है, ऑस्मोरेगुलेट करने का काम कर रही है। अब आप लोग सोचेंगे भाई ये रीऑब्जर्व हो कैसे रहे, ये ऑस्मोरेगुलेट हो कैसे रहे। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको मैंने नेक्स्ट वीडियोस जो मैं डालने वाली हूँ इसी सीरीज के, तो वो देखने होंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि काम क्या कर रहा है, ये मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड को ऑस्मोरेगुलेरिटी प्रदान करने का काम कर रहा है। सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इसमें माइक्रोविलाइज है वो लेस पाई जाती है, माइक्रोविलाइज है वो कम पाई जाएगी, क्योंकि उसमें रीऑब्जर्वेशन भी क्या हो रहा है, बहुत ही कम पाए जा रहे हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो हेनलेज लूप है वो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड किस में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड ये पाई जाती है जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स रहेंगे, जो मरुस्थलीय स्तनी रहेंगे, उनमें सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड पाई जाएगी। डाइल्यूट कंसंट्रेट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डीसीटी के। हम लोग बोल रहे हैं कि 70 से 80% इस साइड में रीऑब्जर्वेशन हो चुका। तो यहाँ पे जो 19% जो रीऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पाया जाएगा, डीसीटी में पाया जाएगा। डीसीटी वापस कोर्टेक्स हिस्से में पहुंच जाएगा और दूर स्थित होगा, किससे, जो मैलपीजियन बॉडी है उनसे दूर स्थित होगा। अब इसमें मैंने याद लिखा है कि इसमें कंडीशनल रीऑब्जर्वेशन पाया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है यहाँ तक, इनमें किसी भी टाइप की कोई कंडीशन, ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। इनको बोला है कि रीऑब्जर्वेशन करना है तो करना है, और यहाँ तक ये सारा का सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब
यहाँ तक ये सारा काम हो जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन कुछ एक H2O की मात्रा या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बच जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या रहता है, इसमें कंडीशनल रीऑब्जर्वेशन होता है कि भाई कुछ बच गया तो उसको वही कंडीशन है कि इसको अपन वेस्टेज में क्यों आए, इसको वापस रीऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में K+ और जो H+ है वो क्या करता है, इसकी pH को मेंटेन करने का काम, उसी के साथ में सोडियम पोटेशियम को मेंटेन करने का काम करता है किसमें, ब्लड में। तो ये सारी चीज समझने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी देखने होंगे। यहाँ सिर्फ आप लोग इसका वर्क देखिए कि ये कर क्या क्या रहा है, जो हम लोगों ने डायग्राम में बनाया। क्यूबॉइडियल एपिथेलियम की बनी हुई घनाकार उपकला की ये DCT बनी हुई होती है, ये भी घनाकार उपकला की थी और ये भी घनाकार उपकला की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से जो DCT है कलेक्टिंग डक्ट में खुल चुकी, ये क्या कर रही है, थोड़ी बहुत मात्रा में H2O का रीऑब्जर्वेशन कर रही है और यूरिया को, अब यूरिया भी इस साइड डालने के लिए ही रीऑब्जर्व करेगी, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान में रख लेना, ये मेडुलर रीजन में पाई जाती है, वाटर का रीऑब्जर्वेशन करती है, उसी के साथ में कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होगी और खुलेगी किसमें, ये डक्ट ऑफ बेलिनी में। अब आप किडनी की जो पूरी स्ट्रक्चर देखी थी उस स्ट्रक्चर को एक बार आपके दिमाग में ले लिए। अब उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी वो सारी बात वापस करते हैं हम लोग कि भाई यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आया, ये चलते हुए यहाँ से होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि जो यूरिन का पाथ है, ठीक है, पासेस ऑफ यूरिन, यूरिन का मार्ग या मूत्र मार्ग जिसको नाम से बोला जाता है, तो वो क्या रहेगा, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले नेफ्रॉन ने सारा का सारा यूरिया किसमें डाल दिया, कलेक्टिंग डक्ट में। हम लोगों ने देखा कि नेफ्रॉन के नंबर्स है वो कितने, 10 लाख है एक किडनी में। तो ये सारे के सारे जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे मिलके एक समूह बनाएंगे, उस समूह को क्या कहेंगे, डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे एरोज लगाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या बना रही है, डक्ट ऑफ बेलिनी बना रही है। अब ये डक्ट ऑफ बेलिनी है, ये रेनल पेपिला में, क्योंकि हम बात करते हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है वो किसमें कवर्ड है, पिरामिड में, मेडुलरी पिरामिड में। और मेडुलरी पिरामिड का जो संकरा हिस्सा था उसको क्या कह रहे थे, रेनल पेपिला। अब ये रेनल पेपिला है, ये रेनल कैलिक्स में खुलेगी, पेपिला के जस्ट नीचे जो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स बनाए थे उनमें खुलने के बाद में यहाँ पे आप लोग एक चीज और लिख लेगा, पेल्विस। पेल्विस हिस्से में, पेल्विस से ये यूरेटर में जाएगी, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगी, ये बाहर हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारी ये क्या हो गई, ओवरऑल जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होगी। अब इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कंसंट्रेशन किस टाइप से मेंटेन होगी, रीऑब्जर्वेशन कैसे होगा, फिल्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी की सारी होगी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो आज ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।